हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश में। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। इसके पहले वाले वीडियोज में हम लोग बात किए थे सेंटेंस के टाइप के बारे में। अगर आप वो वीडियो ना देखे हों तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, आप लोग पहले वहाँ से जाके वो वीडियो देख लें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। आज के इस वीडियो में हम लोग जो सेंटेंस का अगला सेशन है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं ये क्या होता है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो कोई भी सेंटेंस हो तो उसमें सबसे पहले किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखेंगे और उसके बाद उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में ज़रूर कुछ कहेंगे, क्योंकि बिना किसी सब्जेक्ट के सेंटेंस होता नहीं। या तो सब्जेक्ट उसमें होता है, दिखता है, कहीं कहीं नहीं भी दिखता है, फिर भी किसी व्यक्ति या वस्तु का हम लोग नाम लिखते हैं और उसके बारे में कुछ न कुछ बताते हैं, तभी जा कर के वो पूर्ण भाव प्रकट करने वाला एक वाक्य बन जाता है। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सेंटेंस के दो भाग होते हैं, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। पहला सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट। जैसे कि सब्जेक्ट की हिंदी की बात किया जाए तो यहाँ उद्देश्य होता है और प्रेडिकेट की हिंदी की बात किया जाए तो ये विधेय होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पार्ट होते हैं। आइए हम लोग इस वीडियो में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में खूब डिटेल स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि सब्जेक्ट यह वाक्य का ऐसा भाग होता है जिसमें हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखेंगे, जिसके बारे में हमको कुछ भी कहना है उसका नाम लिखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में है मनोज बॉट द बुक। मनोज के बारे में हम लोग एक बात कहने जा रहे हैं कि मनोज बॉट मीन्स खरीदा क्या, एक बुक। तो कौन खरीदा, तो मनोज। यहाँ ये सब्जेक्ट है मनोज। और एक हिंट के रूप में यहाँ आपको मिल जाएगा कि क्रिया से, क्रिया मीन्स वर्ब, क्रिया मीन्स वर्ब से पहले कौन या किसने, कौन या किसने यानी कि हु और किसने मीन्स हुम, हु या हुम लगा करके प्रश्न पूछेंगे तो आपको सब्जेक्ट उत्तर में ज़रूर मिल जाएगा। जैसे कह दिया जाए मैं घर जाता हूँ, अब पूछ ले कौन घर जाता है तो मैं, तुरंत सब्जेक्ट बाहर आ जाएगा। यदि कोई सेंटेंस हो कि गाय घास खाती है, कौन खाता है तो गाय। बिल्कुल सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए आप जो उस सेंटेंस में वर्ब होती है उस वर्ब से कौन या किसने लगाकर प्रश्न पूछ दीजिए, आपका सब्जेक्ट आपके पास आ जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट भी सब्जेक्ट का वह भाग होता है जिसमें सब्जेक्ट के विषय में कुछ आता है। बिल्कुल अभी आप लोग आगे देखें कि किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखेंगे और उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताएंगे तभी जाके सेंटेंस बनेगा। तो व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो कुछ भी बताते हैं हम, वही प्रेडिकेट होता है। और इसकी खास बात यह है कि ये वर्ब से शुरू होता है। असर्टिव सेंटेंसेस में ये वर्ब से शुरू होता है। जैसे ऊपर के सेंटेंस में मनोज बॉट अ बुक, तो बॉट द बुक ये सब्जेक्ट हो गया, तो आगे का जो भी बात बचा वो प्रेडिकेट हो गया। यहाँ आपको एक नोट भी मिल जाएगा कि वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी भाग बचा होता है वो सब के सब क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। एक और बात आपको देखने को मिलेगी कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। बिल्कुल अभी कहे हैं कि सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट दिखेगा या छिपा रहेगा। तो जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। उसको हम लोग जब सेंटेंस पे दबाव डालते हैं तो बाहर निकल जाता है। जैसे गो देयर, वहाँ जाओ, तो किसी से कहा गया होगा कौन दो गो, यू गो देयर। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। आइए आगे हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। जो सब्जेक्ट का पार्ट हो, अभी तो देखिए सेंटेंस का पार्ट, अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कौन कौन से पार्ट है, कैसे हैं, सब आगे के वीडियोज में देखते हैं। यहाँ है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। तो वाक्य में सब्जेक्ट वाला जो भाग होता है ना, उसमें हम देखते हैं कि कभी एक शब्द भी आ सकता है, कभी दो शब्द भी आएगा, कभी तीन शब्द भी आ जाएगा, कभी चार शब्द भी आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो वाक्य की संरचना है तो हम बांटेंगे अगर सब्जेक्ट के पार्ट को, तो उसमें कई चीज़ें आएंगी जिसको टेबल वाइज स्टडी करेंगे हम लोग। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जब सब्जेक्ट के स्थान पर एक शब्द आए तो क्या होता है। देखिए यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर
ये सब्जेक्ट है, इसमें ओनली वन वर्ड आए हैं। तो अगर सब्जेक्ट के स्थान पे एक शब्द आएगा, जैसे कमला, केशव, वर्ड्स, तो ये नाउन हो सकता है, या आई, दे, वी कुछ भी आ सकता है, तो प्रोनाउन हो सकता है। या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके अगर सब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया जाता है तो ये जीरेंड हो जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है आपके पास कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इट मीन्स V1 प्लस आईएनजी। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर सब्जेक्ट के प्लेस पे रख दिया जाए तो ये जीरेंड हो जाता है। और एक बात ध्यान देने वाली है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले आप टू लगा देंगे और सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज करेंगे तो ये इन्फिनेटिव कहलाता है। तो यहाँ क्लियर हो चुका कि यदि सब्जेक्ट के स्थान पर ओनली वन वर्ड आया तो या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या जीरेंड होगा, या इन्फिनेटिव होगा। या नाउन, प्रोनाउन, या जीरेंड, या इन्फिनेटिव, इसी में से कोई होगा। यहाँ आप नोट्स बनाने के दृष्टि से देख सकते हैं कि उपर्युक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट एक ही शब्द होता है तो वह या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या जीरेंड होगा, इन्फिनेटिव होगा, और इसमें से कोई एक ही हो सकता है। तो आप अच्छे से नोट्स बनाएं क्लियर से, ताकि हाई स्कूल में इसका पूरा ध्यान रखा जा सके। आगे आइए देखते हैं क्या होता है। इस टेबल में हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट के प्लेस पर यदि दो वर्ड आए तो क्या हो सकता है। तो सब जैसे कर दिया गया, ए गर्ल सिंग्स, एन एलिफेंट डाइड, द सन शाइन्स, दिस डॉग बार्क्स। इन सब में हम लोग एक चीज़ कॉमन दिख रहा है कि सब्जेक्ट के प्लेस पर कितने वर्ड आए हैं, दो दो वर्ड आए हैं सब्जेक्ट के प्लेस पर। तो सब्जेक्ट के प्लेस पर दो दो वर्ड आ रहे हैं तो उसमें एक क्वालिफायर कह लेते हैं पहले को, और दूसरे को हेड वर्ड। क्वालिफायर या हेड वर्ड, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ हेड वर्ड को मेन वर्ड भी कहते हैं। हेड वर्ड को मेन वर्ड भी कहा जाता है। तो क्वालिफायर और हेड वर्ड दो शब्द के दो होंगे। सब्जेक्ट के प्लेस पर अगर दो शब्द आएंगे तो उसमें फर्स्ट को क्वालिफायर कहेंगे, सेकेंड को हेड वर्ड कहेंगे। क्वालिफायर काम करता है बिल्कुल विशेषता बताने का। जैसे कह दिया जाए कि अ गर्ल सिंग्स, गर्ल मीन्स लड़की, कौन सी लड़की, एक लड़की। तो ये जो क्वालिफायर है इसी नाउन की विशेषता बताता है। मेन वर्ड के प्लेस पर हमेशा कोई न कोई नाउन ही आएगा और नाउन की विशेषता बताएगा तो वो क्वालिफायर होगा। आगे आपको नोट्स बनाने के लिए और अच्छे से मिल जाएगा कि उपर्युक्त तालिका से सब्जेक्ट के दो भाग हैं, क्वालिफायर और हेड वर्ड। कुछ और भी कंडीशंस मिल जाएंगी आपको यहाँ देखने को कि ऐसी स्थिति में हेड वर्ड में सदैव नाउन ही आता है। क्वालिफायर को विशेषता प्रकट करने वाले शब्द के रूप में आर्टिकल आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, पॉसेसिव प्रोनाउन आ सकता है, यही सब आते हैं। ये सब आपको कंपटीशन के एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। हेड वर्ड को मेन वर्ड भी कहा जाता है। ये दो तीन नोट्स हैं, आप जब नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत हेल्प करेंगे। कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और नोट्स बना के लिखिए। आगे आइए देखते हैं क्या है। टेबल 3 में हम लोग बात करेंगे कि टेबल 3 में ये बताया जाएगा कि जो सब्जेक्ट के प्लेस पर यदि तीन शब्द आ जाएं तो क्या क्या होगा। यहाँ देखिए जो भी आपको देखने को मिलेगा, अ यंग मैन रन, दैट ब्लैक डॉग बार्क्स, हिज एल्डर ब्रदर लाफ। तो ये सब के सब तीन तीन शब्द आए हैं। यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, क्योंकि प्रेडिकेट वर्ब से शुरू होता है। और जब सब्जेक्ट के प्लेस पर तीन शब्द आएंगे तो उसमें फर्स्ट डिटरमाइनर, सेकेंड एडजेक्टिव, थर्ड नाउन होगा या हेड वर्ड होगा। बिल्कुल सही बात। फर्स्ट को डिटरमाइनर कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे सेकेंड को, और थर्ड को हेड वर्ड कहेंगे। अब डिटरमाइनर और एडजेक्टिव दोनों ही क्वालिफाई करेंगे इसी हेड वर्ड को ही। जैसे अ यंग मैन, अ मीन्स एक क्या, तो ये मैन को ही बता रहा है। यंग मीन्स युवा कह सकते हैं, तो युवा कौन, आदमी, ये भी आदमी की। ये दोनों विशेषता बताएंगे, बस इनके नेम अलग अलग हो जा रहे हैं कि एक डिटरमाइनर है, दूसरा एडजेक्टिव है। तो आशा करते हैं यहाँ भी समझ आ चुका होगा आपको। आगे आइए देख लेते हैं नोट्स बनाने की दृष्टि से कि उपर्युक्त तालिका में प्रत्येक वाक्य का सब्जेक्ट दो भागों से मिलकर बना है, दूसरा क्वालिफायर, दूसरा हेड वर्ड। और प्रत्येक वाक्य का जो हेड वर्ड है वो नाउन है। और जब हेड वर्ड से पहले केवल एक शब्द होता है तो उसे क्वालिफायर कहते हैं, और जब दो शब्द होता है तो उसमें एडजेक्टिव को क्वालिफायर तथा एडजेक्टिव से पहले प्रयुक्त डिटरमाइनर कहते हैं। जैसे अभी टेबल में हम लोग देखे हैं कि जब क्वालिफायर है वो दो पार्ट में बट गया, एक एडजेक्टिव हो गया, दूसरा डिटरमाइनर हो गया, और जो हेड वर्ड है वो हेड वर्ड ही है। सब्जेक्ट के
अंतर्गत एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज का भी प्रयोग हो जाता है। कैसे कैसे, यहाँ टेबल 4 के माध्यम से पता चलेगा। टेबल 4 में हम लोग ये देखेंगे कि जो सब्जेक्ट के प्लेस पर है वो 4-4 शब्द आएंगे सब्जेक्ट के प्लेस पर। जैसे देखिए, माई यंगर सन इन कानपुर इज एन इंजीनियर। अब यहाँ 4 शब्द है, माई यंगर सन इन कानपुर। मेरा जो छोटा बेटा है कहाँ, वो कानपुर में है, क्या है, इंजीनियर। अब ये देखिए, 3 के तीनों शब्द एक एडजेक्टिव क्वालिफायर की तरह ही काम करेंगे, लेकिन ये तीनों का अलग अलग नेम भी आपको दिया गया है। माई मीन्स मेरा, क्या, तो बेटा, ये हेडवर्ड को ही क्वालिफाई करेगा। यंगर में छोटा तो कौन, तो ये भी बेटा। ये माई भी बेटे को क्वालिफाई करेगा, यंगर भी बेटे को क्वालिफाई करेगा। इन कानपुर, कानपुर में कौन है, तो बेटा है। ये तीनों के तूने वही जो हेडवर्ड होता है उसी का विशेषता बताते हैं। जैसे कह दिया, ए ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन द वॉल। ए ब्लैक क्रो, एक काला कौवा, सिटिंग माने बैठा हुआ है, कहाँ, ऑन द वॉल माने दीवार पर, फ्ली हुए उड़ गया। तो ए मीन्स से क्या है, कौवा है। ब्लैक मीन्स काला कौन है, कौवा है। और दीवार पे कौन बैठा, कौवा। तो ये सब के सब वही नाउन की विशेषता बताते हैं और इनको अलग अलग नेम भी दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए देखिए, फर्स्ट को डिटरमिनर कहेंगे, सेकंड को एडजेक्टिव कहेंगे, थर्ड को हेडवर्ड या नाउन भी कह सकते हैं और फोर्थ को एडजेक्टिवल फ्रेज कहेंगे। खास बात आपको देखने को यहाँ मिलेगी कि जो एडजेक्टिव होता है वो इस हेडवर्ड के पहले होता है और जो एडजेक्टिवल फ्रेज होता है वो हेडवर्ड के बाद होता है। यहाँ आपको नोट्स बनाने की दृष्टि से भी कुछ देखने को मिल जा सकता है कि उपर्युक्त तालिका में प्रत्येक वाक्य का सब्जेक्ट हेडवर्ड, डिटरमाइनर एडजेक्टिव तथा एडजेक्टिवल फ्रेज से मिलकर के बना है। यहाँ पर आपको कुछ खास नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे। देखिए, लिखा है कि यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि डिटरमाइनर तथा एडजेक्टिव वाक्य के हेड वर्ड नाउन से पहले लिखे जाएंगे और एडजेक्टिवल फ्रेज नाउन के बाद लिखा जाएगा, जिसकी व्याख्या करेंगे जिस नाउन की। इट मीन्स जो हेड वर्ड होता है वो हेड वर्ड के बाद उन लोगों को लिखना है। देखिए, एक बात और है कि एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज में अंतर क्या होता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, एडजेक्टिवल फ्रेज में एक से अधिक शब्द होगा। अभी आप लोग तालिका में देखे होंगे कि एडजेक्टिवल फ्रेज होता है वो भी विशेषता ही बताता है उस हेड वर्ड की, लेकिन उसमें एक से ज़्यादा शब्द होता है किंतु क्रिया नहीं होती, वर्ब नहीं होती है। लेकिन एडजेक्टिव में केवल एक ही शब्द होता है और वो विशेषता बताता है उसी नाउन की। तो दोनों के दोनों काम करेंगे वही। जैसे द बॉय इज यंग, ये लड़का छोटा है, तो द यंग बॉय। अब यहाँ देखिए, द यंग बॉय ये एडजेक्टिव हो गया, सिटिंग इन द हॉल मीन्स एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, एक से ज़्यादा शब्द है। यहाँ देखिए, और अच्छे से नोट्स बनाने की दृष्टि से मिल जाएगा कि सिटिंग इन द वॉल एक शब्द समूह है, एक शब्द नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा शब्द है। तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज है जो कि लड़के की विशेषता बताता है। और यहाँ पे और भी बातें आपको मिलेगी देखने के लिए कि एडजेक्टिवल फ्रेज को एडजेक्टिव फ्रेज भी कहते हैं। कहीं अगर एडजेक्टिवल न मिले तो एडजेक्टिव फ्रेज भी होता है। अब यहाँ कंप्लीट फार्मूला मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक सेंटेंस में आपको मिलेगा क्या क्या। तो एक सेंटेंस बनाने के लिए डिटरमिनर चाहिए, एडजेक्टिव, नाउन या हेड वर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज और उसके बाद प्रेडिकेट। इट मीन्स अगर सेंटेंस आपका कितना भी लंबा हो तो इससे ज़्यादा चीज़ें उसमें नहीं होंगी। डिटरमिनर होगा, एडजेक्टिव होगी, हेड वर्ड होगा, एडजेक्टिवल फ्रेज होगा, उसके बाद प्रेडिकेट। और इसी कंस्ट्रक्शन से आपको लिखना भी है। ये जो डिटरमिनर एडजेक्टिव जैसे जैसे लिखा है, जो एग्जाम में फिल करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, उसमें सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। तो इसी तरह से आप लोग लिखेंगे। सबसे पहले डिटरमिनर फिल करेंगे, एडजेक्टिव फिल करेंगे, अगर नहीं कोई वर्ड होता है तो उसके प्लेस को वैसे खाली रहने देते हैं और आगे की चीज़ों को लिखते हैं। आपके सामने देखिए है कि यूज ऑफ जिरेंड एज ए सब्जेक्ट। जिरेंड का भी प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है और जिरेंड कोई और चीज़ नहीं है बल्कि अभी जो मैं बताया हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के आप सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज कर दीजिए, ये भी जिरेंडुअल सब्जेक्ट हो जाएगा। लिखा है कि जिरेंड किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है तथा नाउन की तरह ही कार्य करता है। जैसे स्मोकिंग इज बैड हैबिट, धूम्रपान करना बुरी आदत है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। रीडिंग मेक्स अ परफेक्ट, पढ़ना हमको पूर्ण बनाता है। गैम्बलिंग रूइनस, जुआ खेलना हमको बर्बाद कर देता है। यहाँ देखिए
लिखा है कि कभी कभी इनकी व्याख्या करने के लिए कुछ और शब्द, जैसे जिरेंड की व्याख्या करने के लिए कभी कभी कुछ और शब्द भी आ जाएंगे, तो इनको एक और नाम दे दिया गया है। इन्हीं को ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर कह लेते हैं, या मॉडिफायर ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं आप। देखिए यहाँ है वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल। देखिए टहलना अभी कब, सुबह में, तो सुबह में क्या टहलना, इसी की क्वालिफाई कर रहा है जिरेंड को ही। स्विमिंग इन द रिवर, तैरना कहाँ, इन द रिवर माने नदी में, तो ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो इसको इनको मॉडिफायर ऑब्जेक्ट कह दिया गया है। कोशिश किए, आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। आइए इन्फिनिटिव के बारे में भी देख लेते हैं। तो इन्फिनिटिव भी कोई और चीज़ नहीं बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर टू लगा देंगे आप तो इन्फिनिटिव बन जाएगा। इनका भी प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है, बस सेम टू सेम वही है कि और के फर्स्ट के फॉर्म के पहले टू लगाने से बनता है और ये भी नाउन की तरह कार्य करता है। जैसे टू स्मोक इज हार्मफुल, टू स्मोक माने धूम्रपान करना, हार्मफुल में हानिकारक है। टू स्लीप इज इसेंशियल, सोना आवश्यक। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहूँगा कि ये जो टू वॉक इन द मॉर्निंग आ जाता तो उसको भी हम लोग इस इन्फिनिटिव का मॉडिफायर ऑब्जेक्ट ही कहते हैं। टू वॉक इन द मॉर्निंग अगर रहता तो इसलिए मॉडिफायर ऑब्जेक्ट आता है तो जिरेंड एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और उसके वाक्य को अर्थ को और कंप्लीट करता है। और लास्ट स्टेज और देख लेते हैं हम लोग कि ईट और देयर का भी प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है। देखिए ईट और देयर का जब वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करते हैं ना तो इनको एक और नाम दिया गया है डमी सब्जेक्ट, अर्थात अर्थहीन करता है। और आपकी जानकारी के लिए और बता देना चाहूँगा कि ईट और देयर का पूरा प्रयोग आपको एक वीडियो में मिल है, आप चैनल पे जाइए वहाँ से देखिए कि ईट और देयर का पूरा प्रयोग कैसा है। आज अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन के साथ साथ बेसिक टू एडवांस वहाँ है, तो आप वहाँ से उसके वीडियो को देख सकते हैं। ईट के बारे में बताया गया है कि यह एक प्रोनाउन है और इसका प्रयोग इम्पर्सनल या नेचुरल के लिए किया, जैसे मौसम, ऋतुओं, घटनाओं आदि को बताने के लिए किया जाता है और सब्जेक्ट के रूप में होता है। ये भी सब्जेक्ट होता है, जैसे इट इज़ कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंडी है। और सेम टू सेम देयर भी है, देयर भी सब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त होने पर देयर का भी यूज होता है सब्जेक्ट के प्लेस पर और इंट्रोडक्टरी एडवर्ब की तरह कार्य करता है, अर्थात वाक्य में इसका अर्थ नहीं लगाया जाता है, ये अर्थहीन करता है। और ये ध्यान में रखना है आपको, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब की तरह कार्य करता है। देयर वाज ए क्वीन, एक रानी थी। अब यहाँ क्या, देयर का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे और भी एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। जैसे इट इज़ वेरी डार्क, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। इट वाज अ ब्यूटीफुल सेंस, बहुत ही सुंदर सेंस था। इट इज़ ए फाइन वेदर, बहुत ही सुंदर मौसम है। देयर वाज ए गुड किंग, एक अच्छा राजा था। ऐसे ही अन्य भी एग्जाम्पल्स आप अपने मन में सोच सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको जो सब्जेक्ट का पार्ट था ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। और प्रेडिकेट का पार्ट भी इसके आगे की वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा और उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में इसकी मिलेगी। आप प्रेडिकेट का भी पार्ट देखें ताकि हाई स्कूल का जो एग्ज़ाम है वो उसमें से मैक्सिमम आप अगर देख लेंगे वीडियो, अच्छे से नोट्स बना लेंगे तो कोई नहीं रोक सकता है, गारंटी के साथ आप कर लेंगे। चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे रीऑर्डरिंग हो, चाहे कुछ भी हो। यहाँ तक वीडियो को अंत देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।